हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉमिस, एसिंक और अवेट। ये दो तीन चीज़ कॉल बैक भी देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग कॉल बैक का एक सेपरेट हमने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कॉल बैक के बारे में पूरी जानकारी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसको कृपया करके पहले देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर मैं आपको कॉल बैक भी बताऊँगा थोड़ा बहुत। अभी पहले तो आप ये जान लीजिए कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है, जो कि हमने कॉल बैक वाले में भी डिस्कस किया हुआ है। फिर वहाँ पर कुछ सवाल थे जिसको मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली कॉल बैक में यहाँ पर डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पर कुछ सवाल थे लोगों के, जो कि मैं यहाँ पर उसका जवाब देना चाहता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाकर। तो उस एग्जाम्पल में आएंगे, उस सवाल में आएंगे भी थोड़ी देर में। उससे पहले आप सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस को बेहतर तरीके से समझ लीजिए। तो सिंक्रोनस मतलब क्या होता है, ये हम लोगों का एक HTML का फाइल है, जावा स्क्रिप्ट लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं कोड लिख रहा हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं और देखिए कि सिंक्रोनस मतलब क्या और एसिंक्रोनस मतलब क्या जावा स्क्रिप्ट के कोड में। तो एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग। फंक्शन लिखा मैंने, माय फन इसका नाम दिया, और ये सिंपली क्या करेगा, एक कंसोल लॉग करेगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इनसाइड फंक्शन। सिंपल सा फंक्शन है। अभी इसके बाहर आते हैं और इसको हम लोग एक CLG करते हैं, और इस CLG में हम लोग लिख देते हैं स्टार्ट, ताकि हमें पता चले कि हमारा स्टार्ट पॉइंट कौन सा है और हमारा एंड पॉइंट कौन सा है। अभी इसके अंदर में हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि जो कि हमारा माय फन है इसको हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। तो अभी क्या होगा, हमारा अभी कोड हमारा किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। पहले ये इस फंक्शन को दिखेगा तो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, बिकॉज फंक्शन के जब तो आप कॉल नहीं करते हैं तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, हमारा कंसोल में हमें स्टार्ट दिखाई देगा। फिर ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये यहाँ से कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर करेगा, ये वाला कंसोल दिखाई देगा हमें इनसाइड फंक्शन। फिर हमारा वापस से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और आपको एंड दिखाई देगा, यानी कि स्टार्ट एंड इनसाइड फंक्शन देन एंड। ये हमारे सिंक्रोनस वे में हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है और इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने वेब ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश किया उस पेज को, तो देखिए स्टार्ट दिखाई दे रहा है, इनसाइड फंक्शन और एंड दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही ईजी है और हम लोग इसको बेहद ही अच्छी तरीके से जानते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो ये हमारा लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है कि पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और इसके नेक्स्ट लाइन का कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि इसके पहले वाला कोड का एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक ये एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट ना कर ले तब तक ये आगे नहीं बढ़ता है। वैसे ये पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट होता है सिंक्रोनस वे में। अब इसी को एसिंक्रोनस वे में अगर हम लोग बात करें, मैं इसको पूरे को हटाता हूँ। यहाँ पर पूरे को नहीं हटाता, सिर्फ इस फंक्शन को हटाते हैं। ये जो हमारा माय फन है इसको हटाते हैं और ये दो कंसोल में रखता हूँ और इस चीज़ को हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं सेट टाइम आउट का, सेट टाइम आउट, और ये अपने पैरामीटर में एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। तो हमने एरो फंक्शन लिखा कॉलबैक फंक्शन के तौर पर, और यहाँ पर हम लोग कंसोल लॉग कर देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग इनसाइड सेट टाइम आउट, ये लिखा और एंड, और इसमें हमें टाइम देना पड़ता है कि कितने सेकंड में ये इसका डिले क्या होगा। तो मैंने 2 सेकंड का दिया। अभी हमारा ये एसिंक्रोनस का एग्जांपल है। जब आप सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे तो ये आपका एसिंक्रोनस आपको बिहेवियर देता है। अभी इस केस में क्या होगा, इसका पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, फिर इसमें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखिए पहले स्टार्ट हुआ, फिर एंड हो गया, और फिर हमारा इनसाइड सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी हमारा क्या हुआ कि ये स्टार्ट इस वाले को एग्जीक्यूट किया इसने, उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट हो रहा तो इसने कहा कि इसको एग्जीक्यूट होने में समय लगेगा 2 सेकंड का। तो आप वेट मत कीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। और स्टार्ट के बाद हमें एंड दिखाई देता है हमारे इस कंसोल में, देखिए स्टार्ट होगा एंड। फिर जैसे 2 सेकंड होता है और ये कोड एग्जीक्यूट होता है और इसे जो आउटपुट आना चाहिए वह आउटपुट फिर हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो ये हमारा एसिंक्रोनस वे में कोड एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो रहा है। ये एसिंक्रोनस कोड है, ये इसके बिहेवियर की वजह से हो रहा है। सेट टाइम आउट का ये बिहेवियर है, ठीक है। सेट टाइम आउट आप लगाएंगे तो वो एसिंक्रोनस कोड में आपका एसिंक्रोनसली हमारा एग्जीक्यूट होगा ये वाला कोड। तो सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, ये हमारा कहाँ, ये हमें समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं है अभी भी तो आप एक मेरा वीडियो है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, आप उसको जाकर देखिएगा। उसमें मैंने रियल वर्ल्ड में बताया है, 3 मिनट या 4 मिनट का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें आसानी से समझ सकते हैं। साथ में आप मेरा कॉल बैक का पुराना वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अभी कॉल बैक का जो पुराना वीडियो है उसमें बहुत से बच्चों ने एक सवाल पूछा है मुझसे कि उसमें मैंने उसका जो उस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है, जो 1 या 2 मिनट का लास्ट में जो मैंने बताया है कि सिंक्रोनस कॉल बैक और एसिंक्रोनस या असिंक्रोनस कॉल बैक, तो वहाँ पर सवाल पूछा गया कि नहीं, कॉल बैक जो होता है वह हमेशा एसिंक्रोनस होता है और एसिंक्रोनस ही होता है, सिंक्रोनस नहीं होता। मतलब सिंक्रोनस कॉल बैक नहीं होता है, उनका कहने का मतलब ये था, बट ऐसा नहीं है। सिंक्रोनस
कॉल बैक भी होता है और एसिंक्रोनस कॉल बैक भी होता है, यानी कि दोनों ही, यानी कि एक कॉल बैक फंक्शन सिंक्रोनस भी हो सकता है और एसिंक्रोनस भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से लिखा है, किस पर्पज़ के लिए लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कॉल बैक इज़ नॉट ऑलवेज एसिंक्रोनस, ये याद रखिए हमेशा। तो कॉल बैक सिंक्रोनस भी हो सकता है, कॉल बैक इज़ नॉट ऑलवेज एसिंक्रोनस। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये CLG स्टार्ट में यहाँ पर लगा देता हूँ, स्टार्ट और एंड, ठीक, ये मैंने एंड यहाँ पर लगा दिया। अभी मैं इसके अंदर मैं आपको एक कोड एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ जो कि सिंक्रोनस तरीके से होगा। इवन हमने कॉल बैक लगाया है, मगर फिर भी देखिए मैंने कौन सा लिखा और मैं इसको रोल लिख देता हूँ। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 10 तक का हमने लिखा। अब इसको फॉर ईच लूप हम लोग लगाएंगे और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो रोल नंबर में हमारा पूरा एरे है, इसमें फॉर ईच लगाना है। और यहाँ पर हम लोग फॉर ईच में हम लोग कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं, यहाँ आर लिखा, यानी कि एरे का पहला एलिमेंट हमारा आता है। और इसको हम लोग सिंपली कंसोल करवा लेंगे, कोई डिफ़िकल्ट कोड यहाँ लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। और आर हमें कंसोल में दिखाई देगा। और सिंपली हमारा एंड वाला नीचे तो कोड है ही, बस इतना करना है हमें। अभी देखिए कि इससे हमारा होता क्या। अभी हमने क्या किया कि स्टार्ट हमने लगाया, फिर हमने रोल नंबर में एक एरे लिखा है 1 से 10 तक का वैल्यू। फिर हमने इस एरे में लगाया फॉर ईच, इसमें आर आएगा, 1 आएगा आर में, और आर में 1 है तो हमें 1 दिखाई देगा। फिर इस तरीके से फॉर ईच एक बार और चलेगा, 2 आएगा आर में, फिर 2 दिखाई देगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखाई देगा। फिर हमारा ये एंड एग्जीक्यूट होगा। और लोग कहते हैं कि नहीं, चूँकि ये एक एरे है, इसके एग्जीक्यूशन में हमें टाइम लगने वाला है, तो ये एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा। पहले स्टार्ट देखिएगा, फिर एंड देखिएगा, फिर ये जब एरे हमारा पूरा तैयार हो जाएगा प्रिंट होकर, फिर हमारा ये देखिएगा एग्जीक्यूट होगा। तो एसिंक्रोनसली हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में हमारा जो ये कॉल बैक फंक्शन है, ये सिंक्रोनसली हमारा एग्जीक्यूट होगा। पहले स्टार्ट दिखाई देगा, फिर ये एरे, जब तक ये एरे का सारा एलिमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक ये एंड वाले को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब ये सारा एलिमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि कंसोल में दिखाई देगा, उसके बाद ही आपको एंड देखने को मिलेगा। इवन आप यहाँ पर 100 इसको लिख दीजिए, 100 टाइम्स, 1000 टाइम लिख दीजिए इस नंबर को, इस एरे में एलिमेंट्स को, फिर भी ये जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक ये एंड वाला आपको दिखने वाला नहीं है। तो कॉल बैक सिंक्रोनस भी हो सकता है, इससे ये प्रूफ होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करके देखिए, स्टार्ट दिखाई दिया, फिर ये 1 से 10 तक एग्जीक्यूट होने में कुछ तो समय लगा होगा, तो इसने इसको स्किप नहीं किया, इसने इसको पूरे को एग्जीक्यूट करवाया, उसके बाद ही एंड वाले को एग्जीक्यूट करवाया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट लोगों के दिमाग में घूमती है, तो फिर उनका कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो ये हमारा हो गया कि सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, एंड कॉल बैक इज़ नॉट ऑलवेज एसिंक्रोनस। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक समस्या, एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है वह दिखाता हूँ। तो स्टार्ट और इसके अंदर में ही रहते हैं हम लोग और बात करते हैं यहाँ पर एक समस्या की। तो मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, फंक्शन और गेट नेम, मैंने इस फंक्शन का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर एक पैरामीटर है नेम और इसके अंदर में सेट टाइम आउट लिखेंगे। और सेट टाइम आउट सभी को पता है कि यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा कॉल बैक फंक्शन लेता है। मैंने एक कॉल बैक फंक्शन दिया और इसके अंदर में हम लोग बस CLG करवाएंगे, यानी कि कंसोल लॉग करवाएंगे। क्या ये हमारा इनसाइड सेट टाइम आउट के अंदर में है और साथ में जो हमारा नेम आ रहा है वो हमारा रिटर्न हो जाना चाहिए। तो रिटर्न नेम हमने लिख दिया हुआ है। अब ये एग्जीक्यूट होगा कितने में, 2 सेकंड में। तो 2000 मिली सेकेंड्स हम लोग यहाँ पर देते हैं। और सिंपली चूँकि ये फंक्शन है हमारा जो कि रिटर्न करेगा एक वैल्यू, नेम में जो भी आएगा वह हमारा रिटर्न होगा, तो उसको होल्ड करेंगे। पहले इसको कॉल करेंगे हम लोग। तो गेट नेम हमने लिखा और हमें एक पैरामीटर भी देना है, मैंने यहाँ से दे दिया सोनम। ये सोनम इस नेम में जाएगा और ये हमें रिटर्न होकर मिलेगा। तो रिटर्न होकर मिलेगा, तो इसको होल्ड करने के लिए हम लोग कोई एक वेरिएबल बनाएंगे। तो कॉन्स्ट nm लिखा मैंने और इसको मैंने इस nm में रख दिया। अभी इस nm को मैं डिस्प्ले करता हूँ, डिस्प्ले यानी कि कंसोल लॉग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने nm लिखा और बस इतना ही कोड हमें लिखना है। अभी इसमें देखिए कि हमें समस्या क्या होती है। जब इस तरीके से हम लोग कोड लिखेंगे तो क्या समस्या होगी, फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो हमने इस कोड में कोई भी डिफ़िकल्ट कोड नहीं लिखा हुआ है, हमने सिंपली लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है मेरा गेट नेम का जो कि एक पैरामीटर लेता है नेम। इसमें हमने सेट टाइम आउट लिखा हुआ है कि जिससे कि जब भी इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि 2 सेकंड में होगा, वह हमें स्क्रीन पर दिखाएगा, मतलब कंसोल में दिखाएगा इनसाइड सेट टाइम आउट। और नेम में जो भी वैल्यू आएगा, जैसे हमने सोनम भेजा तो सोनम यहाँ पर आएगा और यहाँ से यहाँ रिटर्न होगा सोनम, और nm में सोनम आएगा, फिर कंसोल लॉग हमें सोनम होकर दिखाई देना चाहिए। अभी देखते हैं कि दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, और नहीं दिखाई देता है तो क्यों नहीं दिखाई देता है। अब इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं
और यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट दिखा देता है, अनडिफाइंड दिखा देता है, एंड और इनसाइड सेट टाइम आउट। तो ये इसका एग्जीक्यूशन आप समझिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये अनडिफाइंड किसका वैल्यू है और ये क्यों आ रहा है लाइन नंबर 22 में, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जब कंसोल कर रहे हैं लाइन नंबर 22 में 22 में, इसमें हमें अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, हमने ये हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ स्टार्ट, फिर जब ये फंक्शन हमने कॉल किया, हमने फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, तो यहाँ से कंट्रोल हमारा गया है यहाँ। जब ये एग्जीक्यूट होता है ये कहता है कि पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट पास करें यहाँ से सोनम, तो नेम में सोनम आता है। ये कहता है कि 2 सेकेंड हमारा लगेगा अभी इसको एग्जीक्यूशन में। तो ये क्या करता है, ये आगे बढ़ जाता है, यहाँ पर एन को एग्जीक्यूट कर देता है। एन में तो वैल्यू तब आएगा ना जब ये हमारा एग्जीक्यूट होगा और नेम में जो भी है सोनम वो रिटर्न होगा, तब हमारा एन में आएगा। उसके बाद हमें लॉग होकर सोनम दिखाई देता है। बट उससे पहले हमारा ये एग्जीक्यूट होता है एन और एन में कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें उसकी वजह से यहाँ पर अनडिफाइंड दिखाई देता है। फिर बाद में जब हमारा सेट टाइम आउट का एग्जीक्यूशन होता है तो हमें ये इनसाइड सेट टाइम आउट देखने को मिलता है। तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम हुई कि हमारा जो एन है वो अनडिफाइंड रह गया। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें मिला कॉल बैक। कॉल बैक का यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, इससे पहले कि आप कॉल बैक का यूज़ करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखें, मैं आपको एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे एज्यूम कीजिएगा कि गेट नेम हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा कहीं पर रखा हुआ, मान लीजिए डेटाबेस में है या फिर कहीं भी हमारा बहुत सारा डेटाबेस में डेटा रखा हुआ है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर एपीआई जब फैच करते हैं डेटा उसका काम होता है, बट फिर भी अभी आपको बहुत लोगों को एपीआई पता नहीं होगा, फैच कैसे करते हैं वो सब पता नहीं, तो मैं कन्फ्यूजन क्रिएट ना, इसलिए मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ कि एक जगह कहीं पर डेटा रखा है, बहुत सारा डेटा, मान लीजिए कि स्टूडेंट का नाम रखा हुआ है, 1 लाख स्टूडेंट का नाम है और उसमें से हम लोग नाम फैच करवा रहे हैं, उसमें बस डेटा खींच कर लाना है, उसी का हमने फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उस नाम को गेट करने के लिए हमें जो भी समय लगेगा वो हमने यहाँ पर लिखा कि 2 सेकंड लग जाएगा उसको फैच करने में। तो यहाँ पर उतना समय लग रहा है और यहाँ पर उसको हम लोग यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो हमें अनडिफाइंड का प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। तो इसके इधर जो कोड होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बेहद ही अच्छे तरीके से। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर हम लोगों का डेटा फैच होने से पहले उसको अगर हम लोग इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं तो हमें अनडिफाइंड का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसी का सॉल्यूशन हमें मिलता है किस चीज़ से, कॉल बैक से। देखिए कि अब कॉल बैक का यूज़ करके कैसे हम लोग इसको ठीक करते हैं। तो सिनेरियो ध्यान में रखिएगा ताकि आप जब भविष्य में कभी एपीआई पढ़ेंगे और एपीआई से कैसे फैच करते हैं डेटा वह पढ़ेंगे, या फिर आप एजेक्स पढ़ेंगे, फैच एपीआई पढ़ेंगे, तो आपको आसानी होगी उस चीज़ को पकड़ने में। ओके, तो हम लोग देखिए कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कॉल बैक का यूज़ करके। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉल बैक लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर कॉल बैक लगा रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा, तो ये फंक्शन कहाँ जाएगा, ये फंक्शन जाएगा यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉल बैक, और ये हमारा कॉल बैक का यहाँ एक प्रॉपर फंक्शन होगा। तो कॉल बैक का फंक्शन कैसे लिखते हैं, हमने यहाँ पर एरो फंक्शन यूज़ करना है, तो मैंने पैरेंथेसिस दिया, एरो दिया, और ये हमारा हो गया पैरेंथेसिस, तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन हो गया। ये फंक्शन पूरा चला जाएगा कहाँ पर, इस वाले कॉल बैक में, ठीक। और ये कॉल बैक फंक्शन ही हमें रिटर्न करेगा ये वाला नाम। यहाँ पर रिटर्न लिखने के बजाय हम लोग लिख देंगे कॉल बैक इस तरीके से, ये नेम। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखना है ऐसा कि हमें ये सारा काम करके दे। तो इसकी ये जो कंसोल लॉग आपने यहाँ पर लिखा है, ये आपको यहाँ ना लिखकर इसके अंदर में लिखना है, और ये जो एनएम है हमारा, ये एनएम यहाँ पर आपको लिखना है। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो सोनम चला जाता है नेम में, और ये पूरा जो फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल बैक फंक्शन हमारा बनता है, नहीं कि समझ लीजिए कि ये पूरा फंक्शन हमारा चला है यहाँ पर। देन इसके अंदर हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, और नेम में जो भी वो हमारा एनएम में आता है, और हमें कंसोल लॉग होकर यहाँ पर एनएम में दिखाई देगा उसका वैल्यू। अब ये हमें अनडिफाइंड दिखाई नहीं देगा। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये हमारा स्टार्ट एंड हुआ, और हमें यहाँ पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होकर सोनम सही तरीके से, मतलब हमारा आउटपुट जो है वो हमें बेहतर तरीके से देखने को मिल रहा है। कोड भी हमारा एग्जीक्यूट हो जा रहा है आगे का, और हमें अपना डेटा भी सही करेक्ट मिल जा रहा है। तो कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करके ये जो समस्या था वो हम लोग दूर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आता है, जब कॉम्प्लेक्स कोड हमें लिखना पड़ता है, तो कॉल बैक का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आप इसको कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है वो उसको समझ पाएंगे। तो ये एक एग्जांपल था कॉल बैक का, जिसका यूज़ करके आप अभी जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा था
अनडिफाइंड का उसका आप सॉल्व कर सकते हैं। बट ये कॉल बैक हेल में बदल जाता है जब हमारा जो फंक्शन है या फिर हमारा जो लॉजिक वो कॉम्प्लेक्स होता है तब। कैसे और कब वह देखिए, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से गायब। पूरे को गायब करने की आवश्यकता एक्चुअली नहीं है, मैं इस फंक्शन को रहने देता हूँ। ये हम लोग सिर्फ ये चीज़ गायब कर देते हैं, बाकी देखेंगे अभी इसको भी गायब करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा लॉजिक आपने पकड़ के रखा हुआ, इसको पकड़ के रखिए। अभी क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे अपने कोड को। ओके, तो हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं। मैंने फंक्शन लिखा, आप फंक्शन की जगह एरो फंक्शन और बाकी सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि हमारे पास नेम आया, ठीक है। मैंने जैसा कि कहा था कि स्टूडेंट का बहुत सारा डेटा है, उसमें से नेम हम लोग फैच करें, तो हमारे पास नेम आ गया। अब उस नेम के बेस पर मैं जानना चाहता हूँ कि इस नाम के बंदे का कौन कौन सा हॉबी है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ कि गेट हॉबीज़, और इसमें हमें क्या चाहिए, हमें मिलेगा नेम मिलेगा, और नेम के बदले में हम लोग उसको रिटर्न करेंगे हॉबीज़, यानी कि इस नाम के बंदे का कौन कौन सा हॉबीज़ है वो हम लोग रिटर्न करवाएंगे इस फंक्शन से। तो इसमें भी हम लोग अगर नॉर्मली वैसे करवाएंगे सेट टाइम आउट लिख कर, और फिर जैसे हमने अभी कुछ देर पहले शुरू में किया था इसमें अनडिफाइंड मिल रहा था, तो इसमें भी हमें अनडिफाइंड मिल जाएगा। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमने सीखा है कि कॉल बैक से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कॉल बैक ही यूज़ कर लेंगे। तो कॉल बैक यूज़ किया मैंने यहाँ पर, और इसको इस तरीके से लिखते हैं। और ये जो हमारा सेट टाइम आउट है इसको कॉपी करना हूँ मैं लिखने के बजाय, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पर हम लोग इनसाइड सेट टाइम आउट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इनसाइड हॉबीज़। हॉबीज़ का स्पेल ठीक है ना, यही होता है ना, पता नहीं होगा यही। हॉबीज़ लिखा और ये हमारा नेम हो गया, ठीक है। तो ये नेम वाले सेट टाइम आउट के अंदर है और ये हॉबीज़ वाले सेट टाइम आउट के अंदर है। इसमें पता चलेगा कि कौन सा वाला कब एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहाँ पर कॉल बैक में नेम लिखने के बजाय हम लोग रिटर्न क्या करवाएंगे, हम लोग रिटर्न कराएंगे एक एरे जिसमें हमारा हॉबीज़ रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिकेट, और फिर हमारा एक रीडिंग में लिख देता हूँ। वैसे रीडिंग किसी का हॉबी नहीं रहता, मगर फिर भी मैंने लिख दिया। और यहाँ पर डांसिंग, ये 3 हॉबीज़ मैंने लिख दिए। तो हमें क्या करना है, हमें नाम मिल जाएगा, फिर नाम के बेस पर हम लोग उसका हॉबीज़ निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है। यहाँ हालांकि डेटा हमारा यहाँ स्टैटिक है, बट हम लोग सोच उस तरीके से, सिनेरियो उसी तरीके से हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा नाम हमें मिल जा रहा था, इस वाले से हम लोग नाम तक पहुँच गए। अब नाम के बेस पर, यानी कि नाम मिलने के बाद नाम को ही पास करेंगे इस वाले फंक्शन में, और यहाँ से हम लोग हॉबीज़ रिटर्न लेंगे। तो हमारा जो सेकंड लॉजिक है वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट लॉजिक पर, यानी कि जब तक आपको नाम नहीं मिलेगा तब तक आप हॉबीज़ नहीं निकाल सकते हैं। तो उस केस में नाम हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब इस नाम का यूज़ करके हम लोग हॉबीज़ निकालेंगे। तो नाम को मैं यहाँ पर कंसोल रहने देता हूँ, कंसोल को हटा भी सकते हैं वैसे, क्योंकि नाम हमें नहीं चाहिए, हमें नाम के बेस पर हॉबीज़ चाहिए अब। बट मैं कुछ देर के लिए इस नेम को रहने देता हूँ, और यहीं पर हम लोग अब इस कॉल बैक के अंदर में एक और कॉल बैक लगाएंगे जो कि नाम भेजेगा हमारे सेकंड फंक्शन में, और हमें हॉबीज़ रिटर्न करके देगा। तो मैं लिखना आता है गेट हॉबीज़, जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो हमने लिखा गेट हॉबीज़, और इसमें हमें क्या देना है, नेम देना है। नेम हमारे किस में है, एनएम में, तो एनएम में लिखा। और एक हमें कॉल बैक देना पड़ेगा ताकि हमें ये रिटर्न करके दे डेटा सही बिना अनडिफाइंड वाले प्रॉब्लम के। तो ये हमें हॉबी रिटर्न करके देगा। मैंने हॉबी लिखा, आप इसको पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इस वाले में लिखा है हॉबी मैंने लिखा यहाँ पर, और एरो फंक्शन होगा जाहिर सी बात है, और हमारा ये पैरेंथेसिस, और यहाँ पर कंसोल लॉग हम लोग करेंगे, कंसोल लॉग हॉबी। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा पहला हो गया कॉल बैक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, फिर ये हमारा दूसरा हो गया जिसमें कि हम लोग, जैसे कि हमने पहले वाले में गेट नेम को लिखा था, उसके लिए हमने पास किया ये सोनम और ये नेम। अब इसी नेम के आने के बाद गेट हॉबीज़ में हम लोग पास करेंगे एनएम, और इससे मिलेगा हमें हॉबी, जो कि हम लोग कंसोल कराएंगे, फिर ये हमारा एंड हो जाएगा। सब कुछ बढ़िया रहा तो हमें हॉबीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा और नेम भी कंसोल में देखने को मिलेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमें स्टार्ट एंड, और हमें पहले देखिए इनसाइड हमारा नेम क्लियर हुआ, फिर हमें नेम मिला, फिर हमें हॉबीज़ भी मिला। तो ये 2 चीज़ें हमारी हो गई यहाँ पर। तो अगर नाम हम लोग आगे, टाइमिंग हम लोग आगे पीछे कर दें तो हमें थोड़ा सा और बेहतर ये समझ में आएगा। देखिए ये 2 सेकंड में एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारा ये 1 सेकंड में। तो इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, देखिए स्टार्ट एंड है, अभी हमारा 2 सेकंड में ये एग्जीक्यूट होता है नेम, फिर नेम, इसी नाम का यूज़ करके हम लोग हॉबीज़ को फाइंड करते हैं। अगर नाम नहीं मिलेगा हॉबीज़ नहीं आएगा, ये डिपेंड कर रहा है।
तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो नाम है उस पर डिपेंड करता है हमारा हॉबी, यानी कि पहले पता तो करना पड़ेगा कि किस बंदे का हॉबी जानना है, तो उसका नाम हमें चाहिए होगा, तो नाम हमने पता लगाया, फिर उस नाम का यूज़ करके हमने हॉबी पता लगाया। तो ये होता कैसे, इसके लिए हमें कॉल बैक फंक्शन लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए कॉल बैक फंक्शन हमने लिखा, अब इस कॉल बैक के अंदर में एक और कॉल बैक हमें लिखना पड़ता है। फिर अगर मान लीजिए कि हॉबीज़ में हम लोग पता करते हैं कि किस हॉबी को सीखने में कितना समय लगेगा, अगर इस तरीके का कुछ अगर आप लिखते हैं एक और फंक्शन कि लर्न हॉबी, फिर लर्न हॉबी आप फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे कि ड्यूरेशन कौन सा लगेगा, आपको हॉबी पता होना चाहिए। तो हमारा जो थर्ड लॉजिक होगा इस सेकंड लॉजिक पर डिपेंड करेगा कि क्रिकेट को कितने समय में ड्यूरेशन में सीखा जा सकता है, तो हमारा ये लॉजिक इस पर डिपेंड करेगा, फिर ये लॉजिक इस पर थर्ड वाले पे डिपेंड करेगा, फिर मे बी थर्ड लॉजिक फोर्थ वाले पे डिपेंड करेगा, ये फोर्थ वाला थर्ड वाले पे डिपेंड करेगा। इस तरीके से मतलब एक दूसरे पर डिपेंड होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारा कॉल बैक है, एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, फिर दूसरे कॉल बैक के अंदर तीसरा कॉल बैक, फिर तीसरे कॉल बैक के अंदर चौथा कॉल बैक, और आप इसको पढ़ नहीं पाइएगा ठीक तरीके से। प्रोग्रामर को समझने में, बाद में समझने में और इसको लिखने में काफ़ी समस्या होने लगती है। तो इस चीज़ से निजात पाने के लिए हमें दिया गया कॉन्सेप्ट प्रॉमिस का, जो कि हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। ये जो हमारा एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, दूसरे कॉल बैक के अंदर तीसरा कॉल बैक, इस चीज़ को कॉल बैक हेल कहते हैं। तो इस कॉल बैक हेल से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉमिस का। इस पूरे कोड को मैं आपको प्रॉमिस कोड के साथ रिफैक्टर करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले प्रॉमिस का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लीजिए ताकि आप प्रॉमिस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले समझिए कि प्रॉमिस मतलब क्या। अ प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। A JavaScript promise object contains both the producing code and calls to the consuming code. It can be used to deal with asynchronous operations in JavaScript. तो बेसिकली प्रोमिसेस का यूज़ एसिंक्रोनस ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। प्रॉमिस के 3 स्टेट होते हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्ट। जब भी आप किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं तो ये सारे स्टेज आपको देखने को मिलते हैं। इवन रियल वर्ल्ड में भी आपको यही स्टेज देखने को मिलते हैं। किसी को आपने कोई प्रॉमिस किया तो जब आप प्रॉमिस करते हैं तो वो भविष्य के लिए होता है, यानी कि कल मैं आपको 10 रुपये दूंगा, 20 रुपये दूंगा, इस तरीके से आप प्रॉमिस करते हैं। फिर कल आप मुझसे मिलो, इस तरीके से प्रॉमिस करते हैं। भविष्य के लिए प्रॉमिस किया जाता है। जब आप प्रॉमिस करते हैं तो इनिशियल स्टेट पर वो पेंडिंग रहता है, वो प्रॉमिस पेंडिंग रहता है। उसके बाद जब उसको पूरा करने की बारी आती है तो 2 चीज़ें होती है, तो आप प्रॉमिस को पूरा करेंगे या फिर आप प्रॉमिस को डिनाई कर देंगे, यानी कि प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं भैया हमसे ना हो पाएगा। तो प्रॉमिस के 3 स्टेट हैं। एक पेंडिंग है जो कि इनिशियल स्टेट होता है, यानी कि ना तो अभी तक फुलफिल्ड हुआ है और ना ही रिजेक्टेड हुआ है। मे भी उसका समय ना आया हो, कल की बात हो, परसों की बात हो, 1 साल की बात हो, और अभी अगर आप पूछेंगे उससे तो वो कहेगा नहीं अभी तो ये पेंडिंग में है। प्रॉमिस पूरा करने का समय जब आएगा तब देखेंगे। तो इनिशियल स्टेट पर हमारा प्रॉमिस पेंडिंग रहता है। तो प्रॉमिस के 3 स्टेट, पहला पेंडिंग जो कि इनिशियल स्टेट है, ना तो अभी फुलफिल्ड हुआ है और ना ही रिजेक्ट हुआ है। देन दूसरा स्टेट आता है फुलफिल्ड, जिसे हम लोग रिजॉल्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रॉमिस को कंप्लीट कर दिया जाता है, तो हमारा प्रॉमिस फुलफिल हो गया, उसने अपना प्रॉमिस वादा निभाया। तीसरा स्टेज आता है रिजेक्ट का, जहाँ पर प्रॉमिस जो किया गया था वो फेल हो गया, उसने पूरा नहीं कर पाया और प्रॉमिस हमारा फेल हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। तो ये 3 स्टेट होते हैं प्रॉमिस के, जो आप याद रखिएगा। और यहाँ भी रियल वर्ल्ड में भी काम आता है और यहाँ जावास्क्रिप्ट में भी हमें ये काम आने वाला है अभी प्रॉमिस वाले कॉन्सेप्ट में। जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस काम कैसे करता है, देखिए आप कोई प्रॉमिस लिखते हैं, यहाँ पर कोडिंग के थ्रू लिखेंगे आप प्रॉमिस, तो कोई प्रॉमिस है तो ये हमारा पेंडिंग रहता है इनिशियल स्टेट पर, हम सभी को पता है। अब अगर प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व्ड हो जाता है या फिर फुलफिल्ड हो जाता है तो हम लोग या तो देन प्रॉमिस के बाद हमारा रिजॉल्व हो गया तो अब सक्सेस हो चुका है, हमने पूरा कर दिया, तो अब क्या होगा वह हमें डिसाइड करना पड़ता है। देन हम लोग लिखते हैं उसमें देन मेथड है हमारा, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगा, और साथ में एक फाइनली मेथड भी मिलता है। इसके बाद अगर प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में आप देन लिख सकते हैं कि रिजेक्ट होने पर क्या हो, तो वह आप लिख सकते हैं। फिर इसमें कैच भी होता है। रिजेक्ट मतलब अगर कोई एरर आ गया तो उसको हमें कैच करना पड़ेगा, जो ट्राई कैच हमने कॉन्सेप्ट एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फाइनली होता है, फाइनली क्या होता है, आपका फुलफिल्ड हो रिजेक्ट हो कोई भी हो, फाइनली अपना रन करेगा ही। तो फाइनली तो दोनों के लिए है। कैच सिर्फ तभी होता है जब वो रिजेक्ट होता है, यानी कि कोई एरर अक्कर होता है तभी हमारा कैच चलता है। और देन के 2 बिहेवियर हैं, एक तो सक्सेस होने पर और एक फेलियर होने पर। तो देन का जो रिजेक्शन पर बिहेवियर है वो कैच के सिमिलर है, जो कि मैं आपको एग्जांपल में दिखा दूंगा। देन
ये फर्दर अगर आगे कोई प्रॉमिस रिटर्न करता है तो आगे एक प्रॉमिस भी रिटर्न कर सकता है। मतलब अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होता है तो उस केस में ये प्रॉमिस भी रिटर्न कर सकता है, जिससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग प्रॉमिस का देन मेथड का चेन क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको देखने को मिल जाएगा आगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखिए, अ पेंडिंग प्रॉमिस कैन ईदर बी रिजॉल्व्ड विद अ वैल्यू और रिजेक्टेड विद अ रीजन एरर। तो एक पेंडिंग प्रॉमिस जो कि इनिशियल स्टेट में होता है, वह दो चीज़ें हो सकती हैं उसमें, या तो वह किसी वैल्यू के साथ रिजॉल्व हो जाएगा या फिर किसी रीज़न के साथ या फिर किसी एरर के साथ रिजेक्ट हो जाएगा। When either of these option happens, the associated handler queued up by a promises then method are called। जब इन दोनों में से चाहे कोई भी हो, आपका रिजॉल्व हो मतलब फुलफिल्ड हो या फिर रिजेक्ट हो, कोई भी हो, इनके साथ जो भी देन रहता है वो हमारा कॉल हो जाता है। A promise as is said to be settled if it is either resolved or rejected but not pending। जब हमारा कोई प्रॉमिस पेंडिंग स्टेज से हट जाता है तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि हमारा प्रॉमिस सेटल हो गया। अब सेटल्ड प्रॉमिस रिजॉल्व भी हो सकता है और रिजेक्टेड भी हो सकता है, बट वो सेटल हो गया, उसका मतलब फैसला हो चुका है। अब बात करते हैं कि प्रॉमिस को क्रिएट कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको फंक्शन से रिटर्न भी लेते हैं बहुत लोग। मैं आपको दोनों ही दिखाता हूँ। पहले आप देख लीजिए कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके इसका ऑब्जेक्ट कैसे आप प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर। अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड एंड इट्स कंस्ट्रक्टर। दिस कंस्ट्रक्टर टेक्स अ फंक्शन कॉल्ड द एग्जीक्यूटर फंक्शन। तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर में एक फंक्शन लिखा जाता है जिसे हम लोग एग्जीक्यूटर फंक्शन कहते हैं। ये पैरामीटर के तौर पर रहता है। दिस फंक्शन शुड टेक टू फंक्शन एज अ पैरामीटर। इस फंक्शन के अंदर में दो फंक्शन होते हैं जो कि इस फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं। प्रोग्रामिंग में देखिएगा तो कोड में तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। देखिए एक कंस्ट्रक्टर है, उसमें एक पैरामीटर होगा जो कि एक फंक्शन है। अब जो फंक्शन है जिसका नाम हमने एग्जीक्यूटर फंक्शन रखा हुआ है, यह फंक्शन भी अपने पास दो पैरामीटर लेता है और वह दो पैरामीटर दो फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन के अंदर में फंक्शन का पैरामीटर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर फंक्शन और उस फंक्शन का पैरामीटर दो फंक्शन। द फर्स्ट ऑफ दीज फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन द एसिंक्रोनस टास्क कंप्लीट सक्सेसफुली। तो इसका जो पहला फंक्शन होता है, जो हमारा एग्जीक्यूटर फंक्शन का पहला फंक्शन होता है, जो भी आप पहले में लिखेंगे, वह फंक्शन तब हमारा कॉल होता है जब हमारा जो टास्क है वह सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि प्रॉमिस आपका फुलफिल होता है, तब वो हमारा एग्जीक्यूट होता है और ये रिटर्न करता है रिजल्ट ऑफ द टास्क एज अ वैल्यू। और सेकंड हमारा तब एग्जीक्यूट होता है, यानी कि सेकंड जो हमारा फंक्शन रहेगा तब हमारा कॉल होगा जब टास्क हमारा फेल हो जाएगा। एंड रिटर्न द रीज़न फॉर द फेलियर। जो भी रीज़न होगा फेलियर का वो हमें रिटर्न करके मिलेगा, जो कि टिपिकली एक एरर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका प्रॉपर सिंटेक्स कुछ इस तरीके से आप प्रॉमिस लिखते हैं, एग्जीक्यूटर लिखते हैं। एक प्रॉपर सिंटेक्स मैं आपको दिखाता हूँ बेहतरीन तरीके से। मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट प्रॉमिस ओबीजे। प्रॉमिस ओबीजे की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का नाम है। देन इक्वल सिंबल लिख के न्यू ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करना, न्यू कीवर्ड यहाँ पर लिखना, बिकॉज हम लोग यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। देन आपको प्रॉमिस एज इट इज़ लिखना है, प्रॉमिस का पी कैपिटल। और प्रॉमिस एक कंस्ट्रक्टर है जो कि अपने अंदर में एक एग्जीक्यूटर फंक्शन लेता। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एग्जीक्यूटर फंक्शन हो गया। अब ये एग्जीक्यूटर फंक्शन दो पैरामीटर लेता है जिसमें कि ये दोनों ही हमारे क्या है, फंक्शन है। तो रिजॉल्व फंक्शन और ये भी हमारा एक फंक्शन है रिजेक्ट फंक्शन, ये दोनों ही फंक्शन है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में एक फंक्शन होता है जो कि एग्जीक्यूटर फंक्शन कहलाता है। अब इस एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर में दो पैरामीटर होते हैं जिसमें से पहला भी एक फंक्शन है और दूसरा भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन हमारा तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा जो टास्क है वह कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली। रिजेक्ट फंक्शन हमारा तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा टास्क फेल हो जाएगा। ओके सो तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा और आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब आगे इसका कोड देखिए। देन इसके अंदर में आपको जो भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन करना है वह आप कर सकते हैं। अगर आपको सक्सेसफुली पर रिटर्न लेना है वैल्यू कोई भी, तो आप यहाँ पर रिजॉल्व के अंदर, रिजॉल्व चूँकि एक फंक्शन है तो ये रिटर्न करेगा वैल्यू, जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। जो रिजेक्ट पर अगर आपको कोई एरर ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन ये हमारा प्रॉमिस यहाँ पर बन जाता है और ये हमारा प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है। इस कोड को हम लोग टेक्निकली कहते हैं प्रोड्यूसिंग कोड। अ जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स बोथ द प्रोड्यूसिंग कोड एंड कॉल्स
टू द कंज्यूमिंग कोड। तो ये जो हमने प्रॉमिस अभी यहाँ पर क्रिएट किया प्रॉमिस ऑब्जेक्ट, इस पूरे को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसिंग कोड। तो ये प्रोड्यूसिंग कोड हमारा है। अब इसके बाद हमें कंज्यूमिंग कोड देखना होता है। तो कंज्यूमिंग कोड देखेंगे उससे पहले एक और तरीके से हम लोग प्रॉमिस बनाते हैं, वह देख लीजिए, जिसमें हम लोग फंक्शन रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। कैसे करता है, कोई भी फंक्शन आप बनाते हैं, फिर आप रिटर्न करवाते हैं न्यू प्रॉमिस लिखकर, फिर बाकी इसके अंदर का जो कोड होता है वो एज इट इज़ होता है, सेम होता है, इसमें कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये इस तरीके से भी आप प्रॉमिस क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जब हम लोग कंज्यूमिंग कोड बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं। उसमें हम लोग यूज़ करते हैं देन मेथड का। तो देन मेथड रिटर्न्स अ प्रॉमिस। देन मेथड एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। इट टेक्स अप टू 2 आर्ग्यूमेंट्स। इसके पास भी 2 आर्ग्यूमेंट्स होती है। ये मेथड है तो इसके पास 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं और कि दोनों ही आर्ग्यूमेंट कॉलबैक फंक्शन होते हैं। तो पहला कॉलबैक फंक्शन होता है सक्सेस के लिए और दूसरा कॉलबैक फंक्शन होता है इसमें फेलियर केसेस के लिए। एज देन मेथड रिटर्न्स अ प्रॉमिस सो वी कैन डू मेथड चेनिंग। देन मेथड प्रॉमिसेस रिटर्न करता है तो हम लोग मेथड चेनिंग भी इसमें कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो देख लीजिए, देन लिखते हैं, देन ऑन रिजॉल्व्ड और ऑन रिजेक्टेड, ये 2 हमारे अलग अलग फंक्शंस हो गए हैं। अब इनको आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप जनरली हम लोग यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन का नाम नहीं लिखा जाता, मगर फिर मैंने दिखाने के लिए कि यहाँ पर 2 फंक्शन होते हैं। पहले फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया है ऑन रिजॉल्व्ड और दूसरे वाले का मैंने ऑन रिजेक्टेड लिख दिया है। ऑन रिजॉल्व्ड अ फंक्शन कॉल्ड इफ़ द प्रॉमिस इज़ फुलफिल्ड। अगर हमारा प्रॉमिस फुलफिल्ड होता है तो उस केस में जो पहले आप लिखेंगे वह हमारा यानी कि ऑन रिजॉल्व्ड एग्जीक्यूट होगा। दिस फंक्शन हैज़ 1 आर्ग्यूमेंट द फुलफिल्ड वैल्यू। तो जो भी हमारा वैल्यू होगा फुलफिल होने पर, जो भी वैल्यू हमें चाहिए वह वैल्यू आपको यहीं इसी के आर्ग्यूमेंट पर मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि वैल्यू से ही हमें काम होता है। देन दूसरा जिसमें कॉलबैक फंक्शन होता है वह था ऑन रिजेक्टेड फंक्शन कॉल्ड इफ़ द प्रॉमिस इज़ रिजेक्टेड। यह फंक्शन तब कॉल होता है जब आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है। उस केस में प्रॉमिस या तो फुलफिल होगा या फिर रिजेक्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर फुलफिल होता है तो ऑन रिजॉल्व, रिजेक्ट होता है तो ऑन रिजेक्टेड एग्जीक्यूट होगा। दिस फंक्शन हैज़ 1 आर्ग्यूमेंट द रिजेक्शन रीज़न। तो रिजेक्शन क्या रीज़न है या फिर कोई एरर है, क्या एरर की वजह से हमारा रिजेक्ट हुआ, वह आपको इसके आर्ग्यूमेंट में देखने को मिलेगा। तो आपको एरर चाहिए होगा तो आप सिंपली इसके एरर, इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा उसको डिस्प्ले कर देंगे। इसको लिखते कैसे हैं कॉलबैक के थ्रू, मैं आपको वह इसका सिंटैक्स पूरी तरीके से दिखा देता हूँ। जैसे प्रॉमिस ओबीजे के थ्रू इसको हम लोग को इस मेथड को कॉल करना पड़ता है। हमने प्रॉमिस ओबीजे अभी कॉल किए, अभी क्रिएट किया था। प्रॉमिस का ये ऑब्जेक्ट है, अभी हमने इसको क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले, तो हमें लिखा है प्रॉमिस ओबीजे डॉट देन, और ये पहला कॉलबैक फंक्शन है। इसको आप ऑन रिजॉल्व भी कह सकते हैं, जो हमने वैल्यू लिखा हुआ है, देन एरो फंक्शन लिखा हुआ है, देन हम लोग इसको कंसोल कर सकते हैं। इसमें सक्सेस होने पर यानी कि प्रॉमिस फुलफिल होने पर क्या वैल्यू आएगा वह वैल्यू हमें कंसोल लॉग पर होकर दिखाई देगा। इसके अलावा इसमें दूसरा एक कॉलबैक फंक्शन होता है जिसका हमने पैरामीटर लिखा हुआ है एरर, और एरो फंक्शन ये भी है। ये तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा उस केस में। तो ये पूरा हमारा इसमें कहानी है और इसी कोड को हम लोग कहते हैं कंज्यूमिंग कोड। जो हमने प्रोड्यूस किया उसी को यहाँ पर हम लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये एग्जांपल देखिए, मैंने इसमें प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग दोनों साथ में लिखा हुआ है तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमने यहाँ पर प्रॉमिस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉन्स्ट प्रॉमिस ओबीजे इक्वल न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर में हमने एग्जीक्यूटर फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें 2 पैरामीटर हैं, और इन 2 पैरामीटर, ये 2 पैरामीटर 2 फंक्शन है, जिसका पहला नाम हमने रिजॉल्व रखा हुआ है और हमने दूसरे का नाम रिजेक्ट रखा हुआ है। देन यहाँ पर हमने एक बनाया वेरिएबल लेट REQ को हमने ट्रू रखा हुआ है। हमने यहाँ पर चेक किया कि अगर REQ ट्रू है तो उस केस में रिजॉल्व कर दो रिक्वेस्ट सक्सेस, अगर हमारा REQ फॉल्स है एल्स पार्ट में आएगा और रिजेक्ट हो जाएगा हमारा प्रॉमिस, और रिक्वेस्ट रिजेक्टेड का हमें मिल जाएगा एरर। तो यहाँ पर एरर भी हमने प्रॉपर तरीके से हैंडल किया हुआ है। उसके बाद ये तो हमारा प्रोड्यूस हो गया, अब इसको कंज्यूम करने की बारी है। तो यहाँ पर प्रॉमिस ओबीजे डॉट देन लिखना है कंज्यूम करने के लिए। देन अगर रिजॉल्व होगा तो ये वाला हमारा चलेगा और हमें रिक्वेस्ट सक्सेस देखने को मिलेगा, बिकॉज जो रिजॉल्व में आप वैल्यू पास कर रहे होते हैं वह वैल्यू आपको यहाँ देन में मिलता है। अगर आप सिंपली प्रिंट करेंगे प्रॉमिस को तो वह क्या करेगा, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके देगा। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो वो आपको देन के अंदर में ही मिलेगा पहले कॉल बैक में। देन दूसरा कॉल बैक अगर आप लिखते हैं तो उसमें आपको एरर मिलेगा। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तब हमारा एग्जीक्यूट होगा। इन दोनों को साथ में लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, आपने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट डॉट देन लिखने के बजाय साथ में उसको डॉट देन करके लिख दिया हुआ है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं और ज़्यादातर कोड आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा इंटरनेट पर, कुछ इस तरीके से डायरेक्टली लिखा हुआ। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको पूरा थ्योरी बता देता हूँ, फिर हम लोग एक ही बार प्रैक्टिकल आएंगे और फिर प्रैक्टिकल पूरा देखेंगे, ठीक है।
तो इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है मेथड चेनिंग का, यानी कि कैसे आप देन को चेन करते हैं प्रॉमिस में। द देन मेथड रिटर्न्स अ प्रॉमिस विच अलाउज फॉर मेथड चेनिंग इफ द फंक्शन पासिस एज हैंडलर टू देन रिटर्न्स अ प्रॉमिस एन इक्विवेलेंट प्रॉमिस विल बी एक्सपोज्ड टू दी सब्सिक्वेंट देन इन मेथड चेनिंग। तो देन क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, इस वजह से आप मेथड चेनिंग कर सकते हैं। देन देखिए, देन हम लोग कहाँ लगाते हैं, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट में। तो प्रॉमिस में हम लोग देन लगाया, फिर देन यही देन हमें एक और प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसमें भी हम लोग देन लगा सकते हैं। फिर वह देन भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो उसमें भी हम लोग देन लगा सकते हैं। प्रोड्यूसिंग कोड ही कंज्यूमिंग कोड ही प्रोड्यूसिंग कोड, इस तरीके से बनता है। तो आप फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें कि हमने एक वेरिएबल बनाया है नम इक्वल 10 लिखा है, रिजॉल्व हमने नंबर 10, यानी कि यही जो नंबर हमारा 10 है ये हमें मिलेगा। हमने यहाँ पर एक देन लगाया और ये वैल्यू हमने यहाँ पर ले लिया, ये वैल्यू हमें कंसोल होकर दिखाई देगा। बट यह भी रिटर्न कर रहा है कुछ, जैसे कि वैल्यू हमने रिटर्न कर, जो वैल्यू आ रहा है 10 उस पर 10 हमने और ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये प्रॉमिस हमारा जब रिटर्न होगा तो हम लोग ये जो रिटर्न वैल्यू है इसको हम लोग ले सकते हैं देन में। तो हमने एक बार और चेंज कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू करेंगे तो हमें 10 + 10 20 होकर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप मेथड चेनिंग भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं, आपको आवश्यकता पड़ती है तो, जो चीज़ का भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम लोग एरर हैंडलिंग करते हैं कैच मेथड का यूज़ करके। द कैच मेथड रिटर्न्स अ प्रॉमिस एंड डील्स विथ रिजेक्टेड कैश ओनली। इट बिहेव्स द सेम एज कॉलिंग देन अनडिफाइंड ऑन रिजेक्टेड। तो हमने ऑन रिजेक्टेड में देखा था कि एरर को कैसे, अगर प्रॉमिस आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपका ऑन रिजेक्टेड वाला मेथड चलता है एरर वाला, और आपको एरर देखने को मिलता है कि रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। हमने कुछ देर पहले स्लाइड में देखा था, तो बस उसी के यही सिमिलर है। इनफैक्ट कॉलिंग कैच ऑन रिजेक्टेड इंटरनली कॉल्स देन ऑन रिजेक्टेड। तो इंटरनली देन वाला ही एग्जीक्यूट होता है अगर आप कैच वाला लिख दें तो जनरली लोग क्या करते हैं कि देन लिखने के बजाय कैच ही यूज़ करते हैं एरर को हैंडल, यानी कि रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए। द कैच मेथड इज यूज्ड फॉर एरर हैंडलिंग इन प्रॉमिस कंपोजिशन। सिंस इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस इट कैन बी चेंड इन द सेम वे एज इट्स सिस्टर मेथड देन। तो जैसे देन को आप चेन करते हैं वैसे आप कैच को भी कर सकते हैं, बिकॉज ये भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। एग्जाम्पल इसका बस वही है, कैच लिखना है, फिर इसके अंदर में एक कॉल बैक लिख सकते हैं। वेयर द कॉल बैक इज अ फंक्शन कॉल्ड when the promise is rejected, this function has one argument, error, the rejection error। ये हो गया कैच का हमारा काम कि एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग कैच का यूज़ करेंगे। अगर हमारा प्रॉमिस कोई एरर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए कैच में आप करेंगे। वैसे आप देन में भी कर सकते हैं सेकंड पैरामीटर के तौर पर, बट देन में करने के बजाय आप कैच में कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग सिमिलर होता है, इंटरनली दोनों एक जैसा ही काम करता है। एक प्रॉपर एग्जाम्पल देखिए, हमने प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाया, फिर वही रिक्वेस्ट वाला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर हमने यहाँ पर देन लिखा। देन में हमने अभी सिर्फ एक कॉल बैक फंक्शन ही लिखा जो कि सिर्फ वैल्यू को हैंडल करेगा। एरर वाले को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, उसके बजाय मैंने कैच को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमारा जो भी रिजेक्शन आएगा वो कैच हैंडल करेगा। देन के अंदर हमने एरर वाले को नहीं लिखा, तो उसके बदले मैंने ये वाला लिख दिया। तो ज़्यादातर कोड लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो आप भी इस तरीके से लिखा कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय देन के अंदर दोनों को हैंडल करने के। अदरवाइज आप दोनों को मतलब उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमारा फाइनली मेथड आता है। दी फाइनली मेथड रिटर्न्स अ प्रॉमिस व्हेन द प्रॉमिस इज सेटल्ड ईदर फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। यानी कि फाइनली आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। आपका प्रॉमिस सेटल्ड हो गया, प्रॉमिस सेटल्ड होने का मतलब हो गया कि आपका रिजेक्ट हो फुलफिल्ड हो उससे कोई मतलब नहीं है, फाइनली आपका एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इसमें जो स्पेसिफाइड कॉलबैक फंक्शन होगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। दिस प्रोवाइड्स अ वे फॉर कोड टू बी रन वेदर द प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड सक्सेसफुली और रिजेक्टेड वंस द प्रॉमिस हैज़ बीन डेल्ट विद। दिस हेल्प्स टू अवॉइड डुप्लीकेटिंग कोड इन बोथ द प्रॉमिसेस देन एंड कैच हैंडलर। यानी कि देन और कैच हैंडलर में आप सेम कोड लिखेंगे, उसको लिखने के बजाय आप फाइनली में लिखिए, ये आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। आपका एरर आए या फिर ना आए, उसके दोनों ही केसेस में फाइनली आपका एग्जीक्यूट एक बार होगा ही होगा। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। तो कोई भी ऐसा कोड हो जो कि आप चाहते हो कि सक्सेस होने पर भी हमारा एग्जीक्यूट हो और रिजेक्ट होने पर भी हमारा एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, देन के अंदर भी लिखेंगे, कैच के अंदर भी लिखेंगे। तो देन के अंदर भी लिखना, कैच के अंदर भी लिखना, दो जगह लिखने से अच्छा है कि फाइनली के अंदर लिखिए, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, अगर सक्सेस हुआ तो भी और रिजेक्ट हुआ तो भी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं। मेनली इसमें इसके अंदर कोड लिखा जाता है जो कि कोड जो कि क्लीन अप करने का कोड होता है, वह कोड हम लोग लिखते हैं। किसी फाइल को हमने ओपन किया हुआ है तो उसको क्लोज करना है किसी भी केस में, तो उसका कोड हम लोग इसके अंदर में लिखते हैं। एरर हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वह यहाँ भी लागू होता है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, हमने क्रिएट किया और ये हमारा रिजेक्ट हुआ,
देन हमने देन लगाया, देन हमने कैच लगाया और इसी तरीके से हमने फाइनली यहाँ पर लगा दिया। ओके, तो फाइनली हमारा एग्जीक्यूट होगा। एनी केस में भी आपका रिजॉल्व हो रिजेक्ट हो इसको इससे कोई मतलब नहीं है, फाइनली हमारा एग्जीक्यूट होगा। देखिए रिजॉल्व होता है यानी कि हमारा प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है तो देन हमारा चलेगा, अगर रिजेक्ट होता है तो हमारा कैच चलेगा, और रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो दोनों ही केस में हमारा फाइनली चलेगा ही चलेगा। या इसको ऐसे समझिए कि रिजॉल्व होता है तो देन चलेगा और फाइनली चलेगा, अगर रिजेक्ट होता है तो कैच चलेगा और फाइनली चलेगा। चेनिंग का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कैच के साथ में। यहाँ पर हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने नंबर 10 लिखा, रिजॉल्व किया, ये हमारा रिजॉल्व हुआ, हमने इसको 10 प्लस किया, फिर हमने एक और चेन किया देन का, देन हमने उसको फिर रिटर्न कर दिया हमने वैल्यू, फिर देन हमने लिखा, फिर हमने यहाँ से जानबूझकर एरर ऑब्जेक्ट थ्रो करवाया जिससे कि हमारा कैच में चला जाए और ये हमारा कैच हो जाए और हमें स्क्रीन पर दिखाई दे, जो भी एरर आएगा वो हमें दिखाई दे। तो ये भी एक एग्जांपल है जिसमें हमने देन और कैच दोनों को चेन किया हुआ है। तो ये सारे हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे एग्जांपल करके आप देखिएगा। मैं इतना सारा एग्जांपल आपको भी पता नहीं शायद दिखा पाऊँ या नहीं, लेकिन आप ज़रूर इसको करके देखिएगा। एक एक जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा वो सारा का सारा आपका एग्जीक्यूट होगा। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की, लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट जो हमने आधा छोड़ा हुआ है, जो हमारा कॉल बैक में कॉल बैक हेल क्रिएट हो रहा था उसको रिफैक्टर करने का, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। ये तो बस आपको प्रॉमिस दिखाना था मुझे कि प्रॉमिस का बेसिक क्या होता है, ताकि आपको पता चल जाए, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब। तो चलिए वापस आते हैं कोड में और देखते हैं कि प्रॉमिस कैसे लिखा जाता है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना और अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करना, यानी कि एग्जाम्पल में कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे। कुछ समय के लिए ये जो कोड है इसको हम लोग साइड में कर देते हैं, इसको हम लोग रिफैक्टर करेंगे, हमें पता है, ये हमने समझ के रखा हुआ है। बट अभी प्रॉमिस देख लीजिए कि बेसिक एग्जांपल से कुछ दिखाता हूँ मैं। प्रॉमिस क्या, प्रॉमिस पहले क्रिएट करना सीख लीजिए, प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कंज्यूम कैसे करते हैं, पहले ये समझ लीजिए, फिर हम लोग उस कोड को रिफैक्टर करेंगे प्रॉमिस के साथ। तो ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल है, ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल है प्रॉमिस का। क्या करना है, हमें प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम लोग सिंपल सा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं आपको फंक्शन रिटर्निंग भी दिखा दूंगा, उसका तो हमें एग्जांपल देखना ही है फंक्शन रिटर्निंग प्रॉमिस का, लेकिन यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे बनाते हैं वह देख लीजिए। तो कॉन्स्ट लिखा मैंने, हम लोग यहाँ पर प्रॉमिस obj1 मैंने इक्वल सिंबल दिया, फिर न्यू यहाँ पर प्रॉमिस में का पी कैपिटल लिखना है। ये हमारे इसके अंदर हमारा एक एग्जीक्यूटर फंक्शन होता है, और एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, जिसमें पहला पैरामीटर होता है एक फंक्शन जिसका हमने नाम रख दिया यहाँ पर रिजॉल्व, और एक दूसरा पैरामीटर होता है, ये भी फंक्शन होता है जिसका हमने नाम रख दिया रिजेक्ट, और हमने इसको दे दिया है एरो, और ये हमारा इस तरीके से। अभी यहाँ पर हम लोग एक लिखते हैं वेरिएबल req लिखा, इसको हमने ट्रू बनाया, ये प्लस हो गया है, प्लस को हम लोग इक्वल कर लेते हैं यहाँ पर इक्वल। ओके, हमने ट्रू बनाया, ट्रू बनाने के बाद हम लोग इफ़ चेक करेंगे कि इफ़ req इक्वल ट्रू है। अगर req इक्वल ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे, यानी कि हमारा सब कुछ बढ़िया है, फुलफिल हो रहा है हमारा प्रॉमिस। तो रिजॉल्व में जो भी लिखेंगे वह रिटर्न हो जाएगा। हमने यहाँ लिख दिया रिक्वेस्ट सक्सेस, इनमें लिखा, ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। अगर हमारा प्रॉमिस फुलफिल होगा तो हमारा रिजॉल्व चलेगा, और रिजॉल्व में जो भी होगा वह हमें मिल जाएगा। इन केस अगर हमारा req ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है, उस केस में ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट में जो भी रहेगा वो हमें मिल जाएगा। यहाँ एरर लिखते हैं, बेसिकली हम लोग रिजेक्ट पे रीज़न लिखा जाता है कि क्यों हमारा रिजेक्ट हो रहा है। तो हमने लिखा यहाँ पर रिक्वेस्ट रिजेक्ट फॉर सम रीज़न, जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर सिर्फ रिक्वेस्ट रिजेक्टेड यहाँ पर लिखता हूँ, रिजेक्टेड ये लिख दिया मैंने। अभी हमने कोड को प्रोड्यूस कर लिया, अब इसको कंज्यूम करने की बारी आई है। तो कंज्यूम कैसे करते हैं, कंज्यूम करने के लिए हम लोग देन का यूज़ करते हैं। देन कॉल कैसे करेंगे, प्रॉमिस obj1 से कॉल करेंगे, ये उसी का मेथड है, तो हमने इसको कॉल किया। अब इसमें दो कॉल बैक फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। पहला कॉल बैक होता है जिसमें हम लोग जो कि एग्जीक्यूट होता है रिजॉल्व होने पर। तो अगर हम लोगों का ये ट्रू रहता है req, तो हमारा ये रिजॉल्व होगा, तो हमारा इसका जो पहला कॉल बैक होगा वह एग्जीक्यूट होगा। तो उसमें हम लोग लिखते हैं, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर लिख कर आपको दिखाता हूँ। ये पहला कॉल बैक है, इसमें हमारा वैल्यू, और इसको बस कंसोल कर लेंगे, हमने कंसोल कर लेना है क्या वैल्यू। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि चूँकि यहाँ ट्रू है तो हमारा रिजॉल्व हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तो इसका देन का पहला जो हमारा कॉल बैक फंक्शन ये एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ जो रिजॉल्व में जो भी वैल्यू है, ये रिक्वेस्ट सक्सेस इस वैल्यू में आएगा, और ये हमें कंसोल होकर दिखाई देगा। सिमिलरली अगर रिजेक्ट होता है तो उस केस में इसका दूसरा जो कॉल बैक है, जो कि अभी मैं लिख रहा हूँ, ये एरर आएगा,
और यहाँ पर हम लोग इस एरर को प्रिंट कर लेंगे। तो कॉमा लगाना था हमें यहाँ पर, पहले कॉल बैक के बाद हमें एक कॉमा लगाना है और यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है। तो कॉमा लगा दिया मैंने। अभी इसको पहले समझ लीजिए कि अगर ट्रू होगा तो ये हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रॉमिस फुलफिल होता है। तो प्रॉमिस फुलफिल होने पर इस देन का जो पहला कॉल बैक होगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर जो भी रिजॉल्व में आपने ये लिखा हुआ है, ये रिक्वेस्ट सक्सेस वैल्यू में आएगा और ये हमें वैल्यू कंसोल में होकर दिखाई देगा, जो कि अभी हमें दिखाई देगा बिकॉज हमारा ये ट्रू है, तो हमारा रिजॉल्व हो रहा है। मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो रिक्वेस्ट सक्सेस हमें दिखाई दे रहा है। अब यहीं पर हम लोग इस रिक्वेस्ट को फॉल्स कर देते हैं। ये मैंने फॉल्स कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, ये REQ ट्रू नहीं होगा, एल्स पार्ट में आएगा और हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो रिक्वेस्ट रिजेक्टेड हमने लिखा है स्ट्रिंग, ये हमारा चला गया इस एरर में और ये कंसोल होकर हमें दिखाई देगा। यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमें रिक्वेस्ट रिजेक्टेड दिखाई देता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो हमारा सिर्फ स्ट्रिंग हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा एक एरे भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा। मैंने इसको सेव किया, ये वाला हमारा ट्रू करना पड़ेगा। ये मैंने ट्रू किया और मैंने इसको सेव किया। तो इस केस में यहाँ रिजॉल्व में जो भी ये एरे है ये हमारे इस वैल्यू में आएगा और ये हमें कंसोल होकर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमें ये एरे देखने को मिलता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर आपको वह रिटर्न होकर आपको मिलेगा और आप ये वाला यहाँ पर भेजकर अपना काम यहाँ जो भी करना वो आप कर सकते हैं। तो ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन करने के काम आता है। तो समझ लीजिए कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर आप API से या फिर एक जगह बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, वह डेटा निकालने का यहाँ पर काम करते हैं। फिर वह डेटा आप यहाँ पर रखेंगे, जो कि डेटा यहाँ पर आपका आएगा इस वैल्यू में, और फिर यहाँ पर जैसे भी उस डेटा को यूज़ करना चाहें वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा काम आप करते हैं इस सिनेरियो के साथ। तो इसको मैं वापस से करता हूँ रिक्वेस्ट सक्सेस, और ये वाला हमने ऐसे कर दिया। तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था प्रॉमिस का। अब इस चीज़ को यहाँ अलग से देखिए हमने क्या किया, ये प्रोड्यूसिंग कोड अलग और कंज्यूमिंग कोड अलग हमने बनाया। इस देन को कॉल करने के लिए हमने इस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया। अब आप क्या कर सकते हैं, इस देन को डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये और ये हटाइए, इन दोनों को ऐसे चिपका दीजिए साथ में, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको सेम आउटपुट, सही आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस तरीके से एरर को हैंडल करने के बजाय आप कैच का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखने के बजाय आप क्या करें, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर कैच का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कैच लिखिए, कैच डॉट कैच लिखना है, डॉट कैच, और ये एक कॉल बैक लेगा। ये वाला एरर वाला जो कोड है ये हम लोग कॉपी करते हैं, ये हमने कॉपी किया और इस कैच के अंदर मैं लिख देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। तो अभी जो भी आपने यहाँ लिखा था बस वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये कैच के अंदर हमने लिखा था, आप ऐसे लिखें या फिर इसी देन के अंदर में इस तरीके से सेकंड कॉल बैक का यूज़ करके एरर को हैंडल करें। दोनों में बात बिल्कुल सेम है। ये अभी ट्रू है तो ये आपको मिलेगा रिक्वेस्ट सक्सेस, और अगर ये फॉल्स हो जाता है, ये हमने फॉल्स कर दिया, तो इस केस में ये आपको मिलेगा रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, यानी कि कैच में जो भी एरर अक्कर हुआ वो हमारा कैच में आया और वह आपको ये एरर में आने के बाद ये जो मैसेज आपने लिखा ये एरर में आया और वो आपको कंसोल होकर दिखाई देता है। तो इस तरीके से भी आपको ये बेसिक एग्जांपल 2 समझ लीजिए हमारा है। 2 नहीं, आप इसको समझिए प्रॉमिस कैच। 2 इससे पहले वाला था प्रॉमिस कैच। प्रॉमिस कैच हम लोग साथ में यूज़ हमने यहाँ पर किया। तो ये भी एक एग्जांपल है कि कैच कैसे आप यूज़ करेंगे। इसमें जो मेथड चेनिंग का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको रिफैक्टर करते वक्त दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले या फिर आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए उसका भी। मैं इस पूरे को यहाँ से गायब कर रहा हूँ, इस पूरे को। मैं आपको रिटर्न वाला जो हमारा था वह मैं आपको दिखा देता हूँ, वो तो दिखा ही सकता हूँ। कॉन्स्ट लिखा और प्रॉमिस OBJ लिखा इक्वल न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर में रिजॉल्व। आप 2-4 बार इसको लिखेंगे आपको पूरा सेंटेक्स याद हो जाएगा। और एक बात बताऊँ, ये प्रॉमिस हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में। जो प्रोड्यूसिंग कोड होता है वो एक्चुअली हमें दिया हुआ रहता है, हमें सिर्फ इसको कंज्यूम करना होता है। तो ये हमें लिखने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है रेयर केस में, बट फिर भी इंटरनली क्या हो रहा है वो हमें समझना है, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। तो हमने रिजॉल्व और रिजेक्ट लिखा यहाँ पर, देन यहाँ पर एरो फंक्शन, और यहाँ पर हमें लिखना है लेट नम इक्वल 10 मैंने लिखा। फिर इसको रिजॉल्व करेंगे, रिजेक्ट नहीं इसमें करेंगे, ठीक है, सिर्फ रिजॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या क्या आ गया भाई, मैंने तो सिर्फ 10 लिखा हुआ था। मैंने लिखा 10 और यहाँ पर मुझे रिजॉल्व करना है, और ये जो नम में था वह मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो जब भी रिजॉल्व होगा, देन जब कॉल होगा तो रिजॉल्व में जो लिखा है वह हमारा वहाँ चला जाएगा। मैं को देन लिख कर ही दिखा देता हूँ। देन लिखा मैंने, और इसमें एक कॉल बैक होगा, पहला कॉल बैक होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ
पहला कॉल बैक ये हमारा वैल्यू, तो वैल्यू में आ जाएगा 10। अभी इसको हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, कंसोल लॉग कर देंगे। CLG मैंने लिखा, ये कंसोल लॉग हो के हम लोग यहाँ पर वैल्यू को लिख देंगे, तो हमारा 10 जो वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। बट ये होने के साथ ही साथ हम लोग एक और काम करेंगे, एक और काम ये करेंगे, इसी कॉल बैक के अंदर मैं अगर इसमें एक इंटर प्रेस कर दूँ, क्या इसमें अगर इंटर प्रेस कर देता हूँ यहाँ पर, तो आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। ये हमने इंटर प्रेस किया, इसी के अंदर में यहाँ पर हम लोग ये चूँकि कॉल बैक चूँकि एक फंक्शन है तो ये रिटर्न भी कर सकता है, हमने इसको रिटर्न करवाया कि वैल्यू में जो भी हुआ है उसमें प्लस कर दो 10, तो ये रिटर्न कर रहा है। अब चूँकि ये रिटर्न कर रहा है तो हमारा क्या रिटर्न होगा, प्रॉमिस रिटर्न होगा, बिकॉज देन क्या करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो आप इसको और आगे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आइए और इसमें आप देन लिख दीजिए। देन लिखने के बाद आप फर्दर इसमें एक कॉल बैक लिखेंगे। तो ये कॉल बैक कैसे लिखते हैं जी, मैं इंटर प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिर से वापस से वैल्यू, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं वैल्यू की जगह पर, ऐसा नहीं कि वैल्यू ही लिखना है। फिर कंसोल करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर वैल्यू, जो कि आपका 10 प्लस इंक्रीज़ होकर मिलेगा। तो इसको सेव करते हैं और देखिए जनरली इसको, अच्छा उसको बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं लोग। बट अभी देख लिया, अभी क्या हुआ कि हमने एक प्रॉमिस क्रिएट किया और रिजॉल्व होने पर, यानी कि फुलफिल होने पर हमारा जो नम है जो कि 10 है वो हमारे इस पहले देन वाले में आएगा, वैल्यू में हमारा 10 आएगा, फिर हमें वो कंसोल में दिखाई देगा, फिर हमारा रिटर्न हो जाएगा ये 10 + 10, जो कि एक प्रॉमिस के तौर पर देन क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। इसमें हम लोग चेन बनाते हैं और ये जो 10 + 10 है, यानी कि वैल्यू प्लस 10, ये 10 + 10 ये हमारा इस वैल्यू में आएगा और वह हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए पहले 10 फिर उसके बाद 20 हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मेथड चेनिंग कर सकते हैं यहाँ पर जितनी मर्जी उतनी बार। इससे जो रिटर्न मिलेगा उसको आप यहाँ यूज़ कीजिए, फिर इससे जो रिटर्न मिलेगा उसको आप नीचे चेन करके यूज़ कीजिए। फिर अगर कोई एरर अक्कर होता है तो आपको उसके लिए कैच लिख दीजिए, उसको फिक्स करके आप फिर से एक प्रॉमिस रिटर्न करवाइए, फिर देन लिख दीजिए। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं, उतना हमें डिटेल में देखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। फाइनली का अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको एक फाइनली का एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। फाइनली के लिए जो हमारा पहले का कोड था प्रॉमिस कैच का, मैं उसी को लेकर आ गया हूँ। तो देन भी और कैच भी, अब हम इसमें सिर्फ एक फाइनली लगाना था। आप यहाँ पर कॉमा लिखिए और फाइनली भी क्या करता है कि इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको ठीक तरीके से समझ पाएँ। यहाँ पर फाइनली क्या करता है, फाइनली भी एक लेता है कॉल बैक, तो हमने इसको ये लिखा और यहाँ पर सिर्फ कंसोल कर देते हैं, कंसोल क्लीन्ड अप पर मैं इसको सेव कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट होकर दिखाई। अभी आपका ये फॉल्स से रिजेक्ट हो रहा है मगर फिर भी आपका कैच चलेगा और हमारा फाइनली चलेगा। अगर ये ट्रू होता है और आपका रिजॉल्व होगा तो आपका देन चलेगा और फिर भी फाइनली चलेगा, कि फाइनली दोनों ही केस में चलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी हमारा ये फॉल्स है तो हमारा रिजेक्ट होगा, यानी कि रिक्वेस्ट रिजेक्ट, और फाइनली जो कि क्लीन है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट हमारा रिजेक्ट हो गया और हमारा क्लीनड अप हो गया। अभी अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं, यहाँ मैंने किया ट्रू, तो अभी हमारा रिजॉल्व होगा तो हमारा देन ये चलेगा, यानी रिक्वेस्ट सक्सेस आएगा और हमारा फाइनली भी चलेगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमारा रिक्वेस्ट सक्सेस और क्लीनड अप, यानी कि फाइनली दोनों ही केसेस में चलता है। यहाँ पर ये प्रॉमिस कैच और यहाँ पर लिखता हूँ फाइनली। ओके, तो ये हमारे एग्जाम्पल है। तो ये सारे बेसिक एग्जाम्पल थे प्रॉमिस को समझने की, प्रॉमिस को कैसे आप बनाते हैं, कैसे देन उसमें यूज़ करते हैं, देन का पहला जो हमारा कॉल बैक होता है वह कब एग्जीक्यूट होता है, इसका अगर कोई दूसरा कॉल बैक है तो वह कब होता है, कैच कब चलेगा, फाइनली कब चलेगा। ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर देखी। अभी मैं आपको रीफैक्टर करके दिखाता हूँ वह कोड, ताकि आप उसको समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करते हैं और एक्चुअली में प्रॉमिस क्यों हमें दिया गया है कॉल बैक जब हमारा काम कर रहा था तो उसके बावजूद भी। ये एग्जाम्पल था हमारा जो कि हमें कॉल बैक हेल्प क्रिएट करके दे रहा था, आप सभी ने देखा हुआ था। इसमें क्या हो रहा था हमारा प्रॉब्लम कि अगर हमारा लॉजिक एक दूसरे पर डिपेंड करता है तो हमारा एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, दूसरे कॉल बैक के अंदर तीसरा कॉल बैक, फिर इस तरीके से हमारा ये जो बेसिकली ये जो हमारा कोड है ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। फिर हम लोग एक वक्त ऐसा आएगा जब हमें समझ में नहीं आने लगेगा या फिर हम लोग इसको डिबग अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें दिया गया प्रॉमिस, या प्रॉमिस का यूज़ कीजिए, आपका कोड क्लीन आपको देखने में लगेगा। तो चलिए दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम लोग रीफैक्टर करेंगे प्रॉमिस का यूज़ करके। इसी कोड को बनाएंगे, इसी कोड को अचीव करेंगे, लेकिन प्रॉमिस का यूज़ करके। कैसे करेंगे देखिए, मैं चाहूँ तो मैं इसी कोड में कर सकता हूँ, एक दो लाइन हमें बस इधर उधर करना पड़ेगा और हमारा ये काम हो जाएगा।
ये जो भी फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को हमें प्रॉमिस बनाना है, यानी कि ये फंक्शंस रिटर्न करेंगे प्रॉमिस। ये फंक्शन अभी नॉर्मली हमें चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं, बट इनसे हमें प्रॉमिस रिटर्न लेना है। और फिर हम लोग यहाँ पर देन का यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के बजाय तो हमारा ये सारा काम अचीव हो जाएगा और हमें बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। मैं इसी को करता हूँ, ठीक है। हम लोग इसी को रीफैक्टर करते हैं बजाय फिर से दोबारा से लिखने की। देखिए कि क्या करना पड़ता है। आँख खोल कर और नींद आ रहा है तो पानी मार कर आइए बाहर से। तो हम लोग इसको रीफैक्टर कर रहे हैं, रीफैक्टर यूजिंग अ प्रॉमिस, या फिर सिर्फ प्रॉमिस लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रॉमिस मैंने लिख दिया। तो स्टार्ट हमारा एज इट इज़ रहेगा। हमने फंक्शन गेट नेम, यहाँ पर कॉल बैक अब आपको नहीं देना है। कॉल बैक का यहाँ काम खत्म हो जाता है। तो कॉल बैक का काम यहाँ भी खत्म हो जाता है, कॉल बैक का काम नीचे वाले के पास भी खत्म हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हमने हटा दी यहाँ से। अभी ये क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यानी हम लोगों को यहाँ पर रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट करना है। तो बेसिकली हमें रिजॉल्व करना है। अगर नाम मिल जा रहा है हमारा तो हमारा वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जा रहा है। अगर नाम नहीं मिलेगा किसी भी केस में तो हमारा रिजेक्ट होगा। बट यहाँ पर रिजेक्ट का कोई सवाल नहीं उठता कि नाम हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो हम लोग रिजॉल्व इसको करवाएंगे। तो ये फंक्शन है हमारा। इस फंक्शन से हमें रिटर्न लेना है क्या, प्रॉमिस। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस लिखा, और यहाँ पर जो जैसे हम लोग लिखते हैं बाकी पूरा सेंटेक्स वो वैसे ही लिखना है। आपको यहाँ पर लिखना है रिसॉल्व और कॉमा देकर अगर रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट लिखना है। और ये हमारा एरो बनेगा, देन एरो के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा। और ये जो पूरा सेट टाइम का कोड है आपका, इसको इसके ऊपर में बस रख देना है। यहाँ पर रख दिया। अभी इसमें कॉल बैक हमारा कोई काम का नहीं है। हमारा क्या होना चाहिए, ये रिजॉल्व होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस नेम को आगे भेज देंगे। तो हम लोग रिसॉल्व यहाँ पर लिख देते हैं और ये हमारा सेव हो गया। अभी इसमें क्या एरर आ रहा है हमारा कि हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया। हम बताइए, हमें यहाँ लिखना है इक्वल ताकि हमारा एरो बन जाए। तो ये हमारा काम हो गया। बस इसी तरीके से हमें यहाँ पर करना। हमने इसमें क्या किया, हमारा जो ये नॉर्मल सा फंक्शन था इससे हमने रिटर्न ले लिया एक प्रॉमिस। तो इससे हमारा एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया, प्रोड्यूसिंग कोड अब ये हमारा बन गया। और बाकी जो प्रॉमिस में हम लोग कोड लिखते हैं वैसे ही हमने एज इट इज़ लिखा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। बस हमारा वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारा प्रॉमिस बनता था और यहाँ पर हम लोग फंक्शन से प्रॉमिस रिटर्न ले रहे हैं। यहाँ पर भी हमने न्यू का यूज़ किया हुआ है, प्रॉमिस का यूज़ किया, बाकी सारा कोड हमारा एज इट इज़ है। अब इसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले कर देता हूँ, यहाँ पर ये कॉल बैक लिखने के बजाय हम लोग रिसॉल्व इसको कर देते हैं। और अभी हम लोग इसको चेंज करते हैं। चेंज क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस वाले को नहीं जी, कॉपी करने से ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अभी मुझे रिटर्न लिखता हूँ, न्यू लिखता हूँ और यहाँ पर प्रॉमिस, और इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे रिसॉल्व और एक लिखेंगे रिजेक्ट। और इसके बाद एरो, हमने ये एरो बनाया और ये हमारे ये जो सेट टाइम आउट है ये हमारा चला जाएगा इसके अंदर में। और हमने इसको सेव कर दिया और इसमें कोई चेंजेस और अदर चेंजेस करने का सकता नहीं, बिकॉज हमने रिजॉल्व इसमें लिख दिया हुआ है। तो ये भी हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है और ये भी हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो अब हम इसमें देन लगाएंगे और अपना काम करेंगे। तो ये कोड अब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें बेसिकली चाहिएगा, हमें चाहिए नाम के बेस पर हॉबी। तो हमें नाम देना है, हॉबी लेना है, यही काम है हमारा जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यही काम हम लोग करेंगे देन का यूज़ करके। तो इस चीज़ को पूरे हटा दीजिए, या फिर आप इसको कमेंट कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए कमेंट करके रख दीजिए। और यहाँ पर आपको यूज़ करना है, हमने क्या करना है, पहले गेट नेम को हम लोग कॉल करेंगे और इसमें जो कि एक पैरामीटर चाहिए और इसको सोनम दे देंगे। नेम में चाहिए ना, यहाँ पर देखिए नेम में कोई जो डेटा आ रहा है हमारा, या फिर डेटाबेस हो या फिर किसी API से हो, तो वो हमारा आएगा यहाँ पर नेम में। तो हमने नेम को यहाँ पर दे दिया, नेम में डेटा आ गया मान लीजिए। फिर हम लोग देन लिखेंगे, देन में इसके नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर चिपका कर भी लिख सकते हैं डॉट देन। देन में क्या होता है, देन में पहला कॉलबैक होता है जो कि रिजॉल्व जो अगर होगा तो पहला कॉलबैक हमारा चलेगा। तो मैंने NM लिख दिया, जो भी आएगा हमारा रिजॉल्व होने के बाद क्या आएगा, नेम ही आएगा। जो सोनम हमने दिया वही सोनम हमें रिजॉल्व होकर मिलेगा, तो वह हमारे इस NM में चलाएगा। फिर उस NM का यूज़ करके, यानी कि उसी नाम का यूज़ करके उसी बंदे का क्या क्या हॉबी है वो हमें चाहिए, तो उस नाम को हम लोग यहाँ पर पास करेंगे इस गेट हॉबी में, और वो हमें रिजॉल्व करके ये हॉबीज़ वापस से रिटर्न करेगा, जिसको हम लोग कंसोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आना है गेट हॉबीज़ लिखिए और इसमें हम लोग क्या भेज देंगे, NM जो हमें मिला है वही हमने भेज दिया। अब ये वाला हमारा चलेगा, तो ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देन लगा देंगे। तो नीचे आइए, देन लगा दीजिए, आप वहीं पर लगा सकते हैं, यहीं पर डॉट देकर देन लगा सकते हैं, बट नीचे लगा रहा हूँ। फिर यहाँ पर इससे हमें क्या मिलेगा, इसके रिजॉल्व होने पर हमें ये हॉबीज़ मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हॉबी
इक्वल नहीं लिखना है, यहाँ पर एरो लिखना है। ये तो हमारा एरो, ये कॉल बैक फंक्शन है तो इसमें एरो लिखना है। हमने एरो लिखा और हमने इसमें सिंपली कंसोल लॉग कर देना है अपने हॉबी को, तो हमने हॉबी लिख दिया। तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। तो बस ये जो कोड था हमारा, जो कि कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था कि एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, दूसरे कॉल बैक के अंदर तीसरा कॉल बैक, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाता। बट अब वैसा ना होकर अब आप सिंपली इस तरीके से लिखते हैं, आपने ये कॉल कर लिया, फिर इसमें से जो आएगा वो आपने यहाँ लिखा देन में, फिर इसमें जो आएगा आपने यहाँ लिखा, फिर अगर इसके बेस पर कोई और है तो नीचे एक और देन लगाइए, इस तरीके से देन लिखते जाइए और आपका काम होता जाएगा। अब एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसा नहीं है, बस आपको इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। जो भी डेटा डिपेंड करेगा उसके आर्ग्यूमेंट के बेस पर, और आपको सेम सिमिलर आउटपुट देखने को मिलेगा जो आपको इससे मिल रहा था। यानी कि हॉबी आपको चाहिए, आपका सारा हॉबी आपको यहाँ पर रिटर्न होकर मिलेगा। देखिए मैंने रिफ्रेश किया स्टार्ट एंड, और हमें यहाँ पर हॉबी दिखाई देगा। देखिए ये हॉबीज हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा इस कॉल बैक से, कॉल बैक वाला जो हमारा इशू था, कॉल बैक हेल में चला जा रहा था, वह हमारा प्रॉमिस आने पर थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एक बार और सुन लीजिए कि मैक्सिमम टाइम आपको प्रोड्यूसिंग कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आप उसको कंज्यूम करना सीखेंगे। यानी कंज्यूम करने का ही कोड आपको लिखना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है कि जो एपीआई पर रिक्वेस्ट हम लोग सेंड करते हैं तो हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशन करते हैं ज़्यादातर। तो उस केस में जो एपीआई बनाते हैं वो लोग हमें प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। तो प्रॉमिस क्योंकि रिटर्न हो रहा है, यानी कि प्रोड्यूसिंग कोड वो लोग हमें बना कर दे देते हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, बस इस तरीके से कंज्यूम करना पड़ता है। तो आप इस तरीके से ये वाले कोड ही लिखते हैं, या तो आप इस तरीके से कॉल बैक का यूज़ करके लिखिए, या फिर इस तरीके से प्रॉमिस का देन का यूज़ करके लिखिए, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है एसिंक अवेट का, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। तो हुआ ये कि कुछ लोगों को ये भी ठीक नहीं लगा, ये भी लिखने का तरीका भी बिल्कुल बढ़िया सा नहीं लगा। तो उन लोगों ने एसिंक अवेट ये कॉन्सेप्ट ईजाद किया और इसको और थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। चलिए देखते हैं कि सेम चीज़ कैसे आप कर सकते हैं एसिंक अवेट का यूज़ करके। इसी कोड को दोबारा से कैसे आप लिख सकते हैं एसिंक अवेट का यूज़ करके, ही सेम काम करेंगे बट एसिंक अवेट का यूज़ करके। अच्छा, इसमें रिजेक्शन हो तो कैसे हैंडल करना है। मान लीजिए कहीं से हमारा कोई एक ऐसा हम लोग प्रॉमिस लिखेंगे जिसमें रिजेक्शन होगा, तो आपको बस उसको कैच लिख कर हैंडल कर लेना है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, जिसके हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस तरीके से कैच लिख देंगे, और इससे जो भी हमारा प्रॉमिस रिटर्न होगा इस वाले से, वह कोई अगर एरर करेगा तो हमारा ये कैच चलेगा और वो हमारा काम करके हमें दे देगा, ठीक है। तो ये एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आपको इसको ध्यान में रखते हुए चलना, जो कि हमने भी कुछ देर पहले देखा हुआ था, कैच फाइनली, वह सब भी इसमें एग्जीक्यूट हो सकता है। अभी एसिंक और अवेट देखते हैं। थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिए एसिंक अवेट का, बिकॉज इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो प्रॉमिस हम लोग लिखते हैं, जो प्रॉमिस प्रोड्यूसिंग कोड है वो एज इट इज़ रहेगा, बस इसमें कंज्यूमिंग कोड हमारा चेंज होता है। एसिंक अवेट का यूज़ करके हम लोग उसको लिखते हैं। तो एसिंक क्या है, एसिंक दिस कीवर्ड इज यूज टू टर्न अ फंक्शन डिक्लेरेशन टू असिंक फंक्शन। तो असिंक या फिर एसिंक जो भी आप कहिए, एसिंक कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग किसी फंक्शन डिक्लेरेशन को एसिंक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। एसिंक फंक्शन क्या होता है, एन एसिंक फंक्शन इज अ फंक्शन डिक्लेयर्ड विद द एसिंक कीवर्ड, यानी कि एसिंक कीवर्ड का यूज़ करके अगर कोई आप फंक्शन बनाते हैं तो उसे हम लोग एसिंक फंक्शन कहते हैं। एन एसिंक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट नोज हाउ टू एक्सपेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द अवेट कीवर्ड बीइंग यूज्ड टू इन्वोक असिंक्रोनस कोड, इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस। तो एसिंक फंक्शन एक रिटर्न करेगा क्या, प्रॉमिस। इसको पता है कि अवेट कीवर्ड यूज़ किया जाएगा असिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पर अवेट क्या होता है, दिस द अवेट ऑपरेटर इज यूज टू वेट फॉर अ प्रॉमिस, ये एक प्रॉमिस के लिए वेट करता है। इट कैन बी यूज्ड इनसाइड एन असिंक फंक्शन विद इन रेगुलर जावास्क्रिप्ट कोड। तो अवेट का यूज़ आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपका फंक्शन एसिंक हो। एसिंक फंक्शन के अंदर ही अवेट का आप यूज़ करेंगे, और अवेट हमेशा वेट करता रहता है किसी प्रॉमिस का। अवेट कैन बी पुट इन फ्रंट ऑफ any async promise based function to pause your code on that line until the promise fulfills, then return the resulting value। तो ये pause कर देता है कुछ समय के लिए जब तक कि आपका प्रॉमिस फुलफिल ना हो जाए, और रिटर्न करता है रिजल्टिंग वैल्यू। किस तरीके से असिंक फंक्शन लिखते हैं, देखिए असिंक फंक्शन लिखते हैं आप, असिंक कीवर्ड बस आपको आगे लिखना होता है किसी फंक्शन के, फिर फंक्शन लिखिए, फिर फंक्शन का नाम लिखिए, फिर आपको जैसे कोड लिखना वैसे लिखते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम लोग अवेट लिखा कर दें, जब आपको भी एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। आप
इस तरीके से नॉर्मल फंक्शन लिखने के बजाय फंक्शन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से लिखना होता है, आपने फंक्शन का नाम लिखा, लेट लिख कर फिर इक्वल सिंबल देके असिंक लिखा, फिर फंक्शन लिखा और बाकी का जो लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। फिर आप एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से एरो फंक्शन आप बना सकते हैं असिंक का यूज़ करके। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा प्रैक्टिकली, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अवेट हम लोग इसी असिंक फंक्शन के अंदर यहाँ पर लिखते हैं, जो कि वेट करता है एक प्रॉमिस का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लिखा कैसे जाता है प्रैक्टिकली। तो इसको क्या करते हैं, ये जो हमारा कोड है इसको मैं हटा देता हूँ, ये कॉल बैक, और इसको रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो इसी कोड को हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें जो प्रॉमिस हमारा बन रहा है, ये प्रॉमिस ये एज इट इज़ रहेगा, ये जो प्रॉमिस है ये भी एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ इसको कंज्यूम करने का जो तरीका है वो हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो हम लोग देन का यूज़ करके कंज्यूम कर रहे हैं, अब देन का यूज़ करके कंज्यूम ना करने के बजाय एसिंक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और बस एक दूसरे का अल्टरनेटिव है ये, थोड़ा सा सिंटेक्स में बेटर मिलता है। तो हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और हमने लिखा इसका नाम शो हॉबी लिखा, और हमने कर्ली ओपन कर्ली क्लोज दिया। अब मुझे यहाँ पर हॉबीज़ दिखानी है, और वही हमारा सिनेरियो सेम रहेगा कि नेम देना है, फिर उससे जो हमारा नेम आएगा उसको हमें हॉबी को पास करना है फंक्शन को, फिर हमारा हॉबी में रिटर्न मिलना है। तो उसको हम लोग इस तरीके से देन वाले से कर सकते थे। बट अब आपके पास एक ए सिंक फंक्शन है, आपको इसके लिए आपको लिखना पड़ता है ए सिंक यहाँ पर। अब ए सिंक आपने लिखा, उसके बाद आप इसमें सिंपली लिखते हैं कॉन्स्ट, या फिर लेट भी लिख सकते हैं आप। कॉन्स्ट लिखा, nm इक्वल अवेट आपको लिखना है, और यहाँ पर जब आपका प्रॉमिस होता है, जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट हो या फिर ये फंक्शन हमारा प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो वह आप यहाँ पर लिखते हैं। जो कि ये रिटर्न कर रहा है फंक्शन है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग को पास करना पड़ेगा सोनम। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि आपने कंस्ट्रक्टर का सिंपली यूज़ किया था प्रॉमिस बनाने के लिए, तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये वाला जो आप लिख रहे हैं ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप सिंपली लिखते हैं अवेट और गेट नेम, और जो भी होता है वो आपको रिटर्न यहाँ पर मिलता है, ओके, ऑब्जेक्ट के केस पे। बट ये हमारा भी फंक्शन है तो हमने ये लिखा हुआ है। अभी इससे हमारा nm मिल जाएगा, फिर हमें इसी nm को पास करना है और हॉबी लेना है। तो हॉबी लिखा इक्वल अवेट लिखिए, और हमें गेट हॉबीज़ और यहाँ पर nm को ही पास करने का, ये लिखा। फिर आप सिंपली कंसोल कर लीजिए, ये ज़्यादा इजी है बाकी सब की अपेक्षा में। तो कंसोल कर लेते हैं यहाँ पर हॉबी, बस ये काम ख़त्म। ये देन अगर आपको ज़्यादा लफड़े वाला लग रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना होता है, आप एक वेरिएबल बनाया आपने अवेट लिख कर, प्रॉमिस जो रिटर्न कर रहा है वो लिखा, फिर एक वेरिएबल बनाया, फिर जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है अवेट लिख कर उसको लिखा, फिर आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो आप वैल्यू यहाँ पर ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको इस फंक्शन को हमें कॉल भी करना पड़ेगा, ये शो हॉबी। तो यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा जैसा अभी आपको देखने को मिल रहा है। स्टार्ट एंड, फिर इनसाइड नेम, फिर हमारा हॉबी हमें देखने को मिलेगा। तो ये 3 अलग अलग तरीके थे सेम काम को करने के। एक तो हमारा कॉल बैक था, फिर हमने ये देन वाला देखा, फिर हमने ये देखा। तो आजकल जो ट्रेंड में चलता है वो चलता है यही एसिंक फंक्शन। आप देखेंगे कि बहुत लोग, अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने देखा होगा कहीं फैच एपीआई लोग यूज़ करते हैं तो एसिंक फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं लोग। आजकल एजेक्स भी यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट करने के लिए ये पूरा तामझाम बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ बस इसमें इतना ही है। आपने कॉलबैक देखा, कॉलबैक हेल देखा, कॉलबैक इज़ नॉट ऑलवेज एसिंक्रोनस ये भी देखा, आपने प्रॉमिस देखा, प्रॉमिस के बाद आपने देन देखा, और देन में हमने कैच ब्लॉक भी देखा, और एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं देन में वह भी हमने देखा, और साथ में हमने ये एसिंक भी देखा। अभी एक और कॉन्सेप्ट मुझे याद आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर कैच लिखकर हैंडल कर लेते हैं एरर को, लेकिन यहाँ पर आप एरर कैसे हैंडलिंग करेंगे? अगर रिजेक्शन आता है प्रॉमिस में, अभी प्रॉमिस में सॉल्व हो रहा है इसी वजह से आपका सब कुछ बढ़िया काम कर, लेकिन अगर पर रिजेक्शन आएगा तब उसको कैसे हैंडल करेंगे? उसको हैंडल करने के लिए आप कुछ नहीं करना, जैसे आप नॉर्मली ट्राई कैच का यूज़ करते हैं वैसे आप यूज़ करेंगे। यानी कि ये पूरा कोड आप ट्राई के अंदर में लिख दीजिए, और ये मैं पूरा कोड इसके अंदर में लिख देता हूँ। और फिर अगर कोई एरर आता है तो उसको कैच हैंडल करेगा, तो यहाँ पर आप कैच ब्लॉक लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कंसोल में कि कुड नॉट फैच हॉबीज़। ओके, हमने कुड नॉट फैच हॉबीज़। तो अगर कोई भी अगर प्रॉमिस में हमारा रिजेक्शन होगा उस केस में ये हमारा कैच करेगा और ये हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें एरर हैंडलिंग कुछ इस तरीके से सबको ट्राई कैच ब्लॉक बनाकर करना होता।
तो ये हो गया हमारा एरर हैंडलिंग जब एसिंक फंक्शन का यूज़ करेंगे तब। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ठीक तरीके से समझ में आ गए होंगे। वापस से बताता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या सीखा। हमने इसमें सीखा सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या 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 होता है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कॉल बैक इज़ नॉट ऑलवेज असिंक्रोनस या फिर एसिंक्रोनस। और हमने देखा उसके बाद कॉल बैक हेल कैसे क्रिएट होता है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या मिला, हमें मिला प्रॉमिस। फिर प्रॉमिस में हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देखे, देन यूज़ करना, फिर फाइनली यूज़ करना। फिर हमने यूज़ करना सीखा कैच ब्लॉक, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। सॉरी, कैच हमने सीखा। और उसमें रिजेक्ट होता है तो क्या होता है, सॉल्व रिजॉल्व होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर प्रॉमिस को थोड़ा सा और ईजी बनाने के लिए हमें एसिंक फंक्शन मिलता है, फिर उसका भी हमने एग्जांपल देखा। कुछ और चीज़ें हैं इसमें, जैसे प्रॉमिस रेस फंक्शन आता है, फिर प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन आता है। अगर दो चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं और आपको साथ साथ में दोनों का अगर डेटा फैच करवाना, डेटा देखना हो, तो उस केस में आप प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जब तक दोनों का डेटा उसको एक साथ मिल ना जाए तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करवाता है चीज़ों को। तो वह भी है एक टॉपिक जो कि आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। प्रॉमिस से रिलेटेड जो भी फंक्शन मेथड्स हैं वह एक प्रॉमिस डॉट रेस से, मेरे ख्याल से मतलब है प्रॉमिस डॉट रेस से एक प्रॉमिस डॉट ऑल है। तो आप ये दो रिसर्च कीजिएगा, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं भी देखेंगे तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन देख लेंगे तो बढ़िया, या फिर मैं ही कभी अपडेट कर दूंगा। बट जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था वो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।